हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। एंड बिसाइड्स उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे एक इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो फ्रेम करना चाहिए। तो ये शुरू करते हैं। अगर हम एक पर्सन की जर्नी की बात करते हैं तो बिफोर रिटायरमेंट पीरियड के अंदर जॉब और बिजनेस से इनकम जनरेट होती है, से सेविंग्स होती हैं और इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स को इकट्ठा करते हैं रिटायरमेंट कॉर्पस के तौर पे। और इन इन्वेस्टमेंट्स को करने का मेन पर्पस क्या होता है एक पर्सन का, कि जो आफ्टर रिटायरमेंट पीरियड है उस वक्त उसको किसी तरह का कोई फाइनेंशियल ट्रबल फेस ना करना पड़े। लेकिन वो जो पैसा बिफोर रिटायरमेंट पीरियड के अंदर इकट्ठा किया गया है, एक इन्वेस्टर चाहता है कि वो एक ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट करे आफ्टर रिटायरमेंट पीरियड के लिए जिससे कि इनकम जनरेट हो पाए और वो रिटायरमेंट के बाकी खर्चों को इजीली फेस कर पाए। तो आफ्टर रिटायरमेंट पीरियड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाता है उसका जो प्राइमरी पर्पस है वो क्या होता है, स्टेबल इनकम जनरेट करना। और इस इनकम में स्टेबिलिटी लाने के लिए कई सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है। तो ये वन बाय वन समझते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। ये जो स्कीम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेसिफिकली सीनियर सिटीजन के लिए इंट्रोड्यूस की है। और अगर आप 60 प्लस हैं तो आप इस स्कीम के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम का जो लॉक इन पीरियड है वो 5 ईयर्स है। इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि जो पैसा आपने आज इस स्कीम में डिपॉजिट किया है वो आपको अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 5 साल के बाद रिटर्न कर दिया जाएगा। लेकिन एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप अपनी इसी इन्वेस्टमेंट को फर्दर 3 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आप इस स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 1000 रुपीज से अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और मैक्सिमम आप इसमें 15 लाख को रिटायरमेंट बेनिफिट विच एवर इज लेस की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्या मतलब है मेरा मैक्सिमम अमाउंट को यहाँ पर लेकर, कि अगर रिटायरमेंट के टाइम आपको 10 लाख रुपीज मिले हैं तो मैक्सिमम आप इसमें 10 लाख रुपीज ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिटायरमेंट के वक्त 30 लाख रुपीज मिले हैं तो मैक्सिमम आप इसमें 15 लाख रुपीज ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इस स्कीम का चल रहा है वो 7.4% है, लेकिन ये फिक्स नहीं होता, फ्लोटिंग होता है। फ्लोटिंग से मेरा मतलब ये है जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चेंज होता रहता है हर क्वार्टर के अंदर, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करती है। क्वार्टर से मेरा मतलब ये है कि अप्रैल मई जून का इंटरेस्ट अलग होगा, जुलाई अगस्त सितंबर का इंटरेस्ट अलग होगा एंड सो ऑन। इस स्कीम में पैसा लगाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इनकम टैक्स के अंदर आपको 80C के अंदर डिडक्शन मिलती है आपके डिपॉजिट पर। लेकिन जो इनकम आपके डिपॉजिट पे जनरेट होती है इंटरेस्ट के तौर पे वो फुली टैक्सेबल होती है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर आप इस स्कीम में अपना पैसा लगाते हैं तो आपको आपका पैसा 5 साल के बाद वापस मिलेगा। लेकिन अगर आपको मैच्योरिटी पीरियड से पहले पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई है तो आप प्री मैच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको तभी अवेल होगी जब आपको अपना पैसा डिपॉजिट किए हुए 1 साल हो चुका है। मतलब कि पैसा डिपॉजिट होने के 1 साल के बाद, लेकिन 2 साल खत्म होने से पहले अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल के लिए जाते हैं तो जितना भी पैसा आपने डिपॉजिट किया है उस पर 1.5% की डिडक्शन लगेगी और आपको आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपीज डिपॉजिट किए हैं और अगर आपको 1 साल के बाद लेकिन दूसरा साल पूरा होने से पहले पैसे की रिक्वायरमेंट है तो 1 लाख रुपीज के ऊपर 1.5% दैट इज 1500 रुपीज लेस करके आपको 98,500 रुपीज रिटर्न कर दिए जाएंगे। सिमिलरली अगर आप 2 सालों के बाद पैसे को मांगते हैं, मतलब 5 साल से पहले लेकिन डिपॉजिट करने के 2 साल के बाद, तो जो पेनल्टी का रेट है वो कम हो जाता है और वो 1.5% से कम होकर 1% हो जाता है। अगर आप इस स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किसी भी पोस्ट ऑफिस में या बैंक में जाके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें इस स्कीम को लेकर तो कोई भी ऐसा इंडियन रेजिडेंट जो 60 प्लस एज का है वो इस स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो 55 ईयर्स प्लस है लेकिन अभी 60 ईयर्स के नहीं हुए और उन्होंने वीआरएस ले लिया है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंगली रिटायरमेंट ली है तो वो लोग भी इस स्कीम में अपना पैसा लगा सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन जो डिफेंस से रिटायर हुआ है तो उस केस में ऐसी एज लिमिट जो है वो हट जाती है। मतलब उस पर्सन के लिए जो डिफेंस पर्सोनल रहा हुआ है उसके लिए 60 प्लस होना कंपलसरी नहीं है, वो भी इस स्कीम में पैसा लगा सकते हैं। कोई भी एनआरआई इस स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता और अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप इस स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। फिर हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में। ये जो स्कीम है ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट की हुई है। इसका लॉगिन पीरियड भी 5 ईयर्स का है। मतलब जो पैसा आज इसमें आप डिपॉजिट करेंगे वो 5 साल के बाद आपको विद इंटरेस्ट वापस कर दिया जाएगा। अगर आप इस स्कीम में अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो मैक्सिमम आप 4.5 लाख रुपीज इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। और अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो आप इसके अंदर 9 लाख रुपीज तक डिपॉजिट कर सकते हैं। और अगर माइनर के नाम पर अगर आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 3 लाख रुपीज डिपॉजिट कर सकते हैं।
इसका जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6.60% चल रहा है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो हर क्वार्टर के अंदर इसको भी रिवाइज करती है। इस स्कीम में अगर अपना पैसा आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको एटीसी में किसी तरह की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, और जो इंटरेस्ट की इनकम आपको जनरेट होने वाली है वो फुल्ली टैक्सेबल होगी। अगर आप 5 साल से पहले अपने पैसे को विड्रॉ करना चाहते हैं तो प्री मैच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी को आप अवेल कर सकते हैं, लेकिन ये फैसिलिटी आपको तभी मिलेगी जब आपने पैसा डिपॉजिट किया हुआ 1 ईयर कंप्लीट हो चुका हो। तो पैसा डिपॉजिट करने के 1 साल के बाद, लेकिन 3 साल खत्म होने से पहले अगर आप अपना पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपके डिपॉजिट पे 2% की पेनल्टी लगेगी। और अगर आपको पैसा डिपॉजिट किए 3 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और आप प्री मैच्योर विड्रॉल फैसिलिटी को अवेल करना चाहते हैं तो पेनल्टी का जो रेट है वो 2% से कम होकर 1% हो जाएगा। इस स्कीम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो इंटरेस्ट इनकम आपको जनरेट होने वाली है आप उसको मंथली बेसिस पे विड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी इंडियन रेजिडेंट अपने नाम पर या अपने बच्चे के नाम पर इस स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में। ये जो स्कीम है ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीनियर सिटीजन के लिए इंट्रोड्यूस की हुई है। अगर आप इस स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो लॉगिन पीरियड है वो 10 ईयर्स का होगा, मतलब कम से कम आपको अपना पैसा 10 ईयर्स के लिए इसके अंदर रखना होगा। और अगर आप इस स्कीम में अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो मिनिमम 1.44 लाख से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम आप इसमें 15 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.4% चल रहा है, लेकिन ये भी फिक्स नहीं है, फ्लोटिंग है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हर साल 1 अप्रैल को इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करती है। और अगर आप इस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बाद 10 साल से पहले अपने पैसे को विड्रॉ करना चाहते हो तो प्री मैच्योर विड्रॉल फैसिलिटी इसमें भी अवेलेबल है, लेकिन कंडीशन ये है कि आप अपने पैसे को सिर्फ तभी विड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको अपना या अपनी वाइफ का या वाइफ को अपने हस्बैंड का कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज का ट्रीटमेंट करवाना हो। अगर प्री मैच्योर विड्रॉल फैसिलिटी आप अवेल कर रहे हैं तो जो पैसा आपने डिपॉजिट किया है उस पर 2% की पेनल्टी लगेगी, और अगर आप इस स्कीम में अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो आप LIC के थ्रू ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आइए हम समझते हैं इस पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म को, ये कैसे काम करता है। सपोज हमारे पास एक इन्वेस्टर है मिस्टर खुराना, इनकी 62 ईयर्स है और फरवरी 1 2020 को इन्होंने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, और बेनिफिशियरी स्पाउस है मतलब इनकी वाइफ है, और इन्होंने 8 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की है। इसका यहाँ पे क्या मतलब हुआ, अगर उन्होंने 8 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है तो इनको 7.4% के हिसाब से 59,200 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हम उसको 12 से डिवाइड करें तो उनको हर मंथ 4,933 रुपीज़ का पेंशन मिलने वाला है। और मैच्योरिटी के टाइम पर उनका जो 8 लाख रुपीज़ उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही मिस्टर खुराना की डेथ हो जाती है तो उनके जो वाइफ है उनको पूरे के पूरे 8 लाख रुपीज़ रिटर्न कर दिए जाएंगे। और अगर उनको किसी मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है पैसा उसके अंदर वो 98% रिटर्न पा सकते हैं, मतलब कि 8 लाख का 98% दैट इज 7,84,000 रुपीज़ उनको रिटर्न कर दिया जाएगा, मतलब 2% की पेनल्टी लग गई है। और अगर आप अपने डिपॉजिट पे लोन लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि पॉलिसी लेने के 3 साल के बाद आप लोन की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, और जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसका 75% आप लोन के तौर पे ले सकते हैं। मतलब आपने 8 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं तो आपको 75% ऑफ 8 लाख दैट इज 6 लाख रुपीज़ का लोन भी लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं गोल्ड एक्सचेंज ETF के बारे में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में। ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो पहले वाले इंस्ट्रूमेंट से थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की है, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क हमें उठाना चाहिए ताकि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें ग्रोथ भी जरूर हो। आइए समझते हैं गोल्ड ETF काम कैसे करता है। देखिए, गोल्ड ETF में अगर आप अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हो। गोल्ड ETF का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका पैसा गोल्ड में लगेगा, लेकिन आपको फिजिकल फॉर्म में गोल्ड रखना जरूरी नहीं है। अगर आप गोल्ड ETF में अपना पैसा लगाना चाहते हो तो मिनिमम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। आइए समझते हैं कैसे ये काम करता है। मान लीजिए गोल्ड का प्राइस 50,000 रुपये पर 10 ग्राम चल रहा है, तो 1 ग्राम कितने का हुआ, 5,000 रुपीज़ का। आपने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन अगर मार्केट में गोल्ड का रेट बढ़ जाता है, सपोज 60,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम हो जाता है, तो 1 ग्राम कितने का हो गया, 6,000 का। आपने लिया कितने में था, 5,000 में, और अब करंट मार्केट वैल्यू कितना है, 6,000, तो यहाँ पर आपको 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। गोल्ड ETF का बेनिफिट क्या हुआ, आपने फिजिकल फॉर्म में गोल्ड तो नहीं दिया, लेकिन अगर गोल्ड के प्राइस एप्रिशिएट होते हैं तो आपको मार्जिन उतना ही मिलेगा। कैसे फिजिकल गोल्ड से बेहतर है, आइए समझते हैं। देखिए, अगर आप फिजिकल फॉर्म में गोल्ड लेते हैं तो आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं जो मिनिमम 10 ग्राम पे 2,000 रुपीज़ होते हैं। गोल्ड ETF में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर फिजिकल फॉर्म में गोल्ड लेंगे तो आपको बैंक लॉकर में रखना पड़ेगा, जो 1,000 रुपीज़ पर ईयर आपसे लॉकर के चार्ज करेंगे। लेकिन गोल्ड ETF को डीमैट अकाउंट में रखते हैं। डीमैट अकाउंट को ओपन करवाने के लिए बहुत ही कम आपको फीस पे करनी पड़ती है।
अगर फिजिकल फॉर्म में गोल्ड होगा तो चोरी होने का डर है, लेकिन गोल्ड ईटीएफ का चोरी होने का कोई डर नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। अगर आप फिजिकल फॉर्म के गोल्ड को 3 साल के बाद बेचते हो तो जो इनकम जनरेट होती है उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, लेकिन गोल्ड ईटीएफ पे किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है। और अगर आप फिजिकल फॉर्म में गोल्ड को सेल करते हैं ज्वेलर को, अगर वो हॉलमार्क नहीं है तो उस पर 10% की डिडक्शन लगती है, लेकिन गोल्ड ईटीएफ में ऐसी कोई डिडक्शन नहीं होती है। अब हम समझते हैं कि कैसे एक इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो फ्रेम करना चाहिए। पोर्टफोलियो को फ्रेम करने से पहले आपको एक बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी समझना जरूरी है, और उस स्ट्रैटेजी का नाम है डाइवर्सिफिकेशन। ये स्ट्रैटेजी हमें कहती है कि नेवर कीप ऑल योर एग्स इन ए सिंगल बास्केट। कहने का मतलब ये है कि सारे पैसे को एक ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में नहीं रखना चाहिए, हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। जैसे कि हमने एक्स को यहाँ 4 बास्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसको 4 बास्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने का हमारा मेन पर्पस यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए अगर हमारी एक बास्केट नीचे गिर जाती है तो हमारे जो 3 बास्केट के एक्स हैं वो सेफ रह जाएंगे। सिमिलरली अगर आप कई सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आपको एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अगर लॉस भी हो जाता है तो बाकी के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से आप इनकम जनरेट करके अपने लॉस को कंपनसेट कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि कैसे हमें अपना एक पोर्टफोलियो फ्रेम करना चाहिए। लेकिन पोर्टफोलियो को फ्रेम करने से पहले हमें 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। सबसे पहले इनकम जनरेशन, दूसरा वो जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है प्रिंसिपल अमाउंट वो सेफ रहना चाहिए, और वो जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट अपना इन्वेस्ट किया है उसमें ग्रोथ भी होनी चाहिए। तो जो मैं पोर्टफोलियो फ्रेम करने वाला हूँ, मैं तीनों ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के पोर्टफोलियो क्रिएट करने वाला हूँ। हम समझते हैं मिस्टर खुराना के एग्जाम्पल को। इनके पास सपोज रिटायरमेंट के टाइम में 50 लाख रुपीज मिले हैं। सबसे पहले पोर्टफोलियो क्रिएट करने से पहले आपको क्या करना होगा, आपको कैलकुलेट करना है कि आपके मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कितने हैं। मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है कि 22,000 उनके हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है, हेल्थ पे 5,000 रुपीज़ मेडिसिन का खर्चा आता है, अदर एक्सपेंडिचर 6,000 है, मतलब उनका जो हर महीने का खर्चा है वो 33,000 है। उसको आप 12 से मल्टीप्लाई करके पूरे साल का खर्चा निकाल लीजिए, जो कि अप्रोक्सीमेटली 4 लाख निकल कर आ गया है। अब आप ये करना क्या है आपको कि वो जो आपका पूरे साल का हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है उसको तो आपने सबसे पहले क्या कर देना है, सेविंग्स के अंदर डाल देना है। मतलब 50 लाख का 8% मैंने सेविंग में रखा है, और उस पर जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आज चल रहा है वो 2.70% है। कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, जब आप चाहो अपने पैसे को निकाल सकते हो, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में पड़ा है। इसके अलावा क्या करना चाहिए इनको कि 50 लाख रुपीज़ है 30%, मतलब कि 15 लाख रुपीज़ इन्हें डालना चाहिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, जहाँ 7.40 का इनको इंटरेस्ट मिल रहा है, और लॉक इन पीरियड कितना है 5 ईयर्स का, जो कि 100% सेफ इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद उनको 50 लाख का 20% मतलब 10 लाख रुपीज इन्होंने लगा दिया प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंदर। इस पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.40% है, लॉक इन पीरियड है 10 ईयर्स का। और इसके बाद इन्होंने जो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है यहाँ पर 8 लाख रुपीज लगाए, मतलब 50 लाख का 16%। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि एज एन इंडिविजुअल आप इसमें सिर्फ मैक्सिमम 4.5 लाख ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं 8 लाख रुपीज अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इन्होंने अपनी वाइफ के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाया है। अगर आप अपने अकेले के नाम पे अकाउंट खुलवाते हैं तो आप इसमें मैक्सिमम 4.5 लाख ही इन्वेस्ट कर पाएंगे, अंडर द अजम्पशन की क्योंकि ये जॉइंट अकाउंट है तो मैं इसमें 8 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और इसका जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6.60% चल रहा है, और लॉक इन पीरियड है 5 ईयर्स का। इसके अलावा 5 लाख रुपीज रख रहा हूँ एफडी के अंदर, मतलब 10% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, दैट इज 50 लाख का 10%, और इस पे जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5.40% चल रहा है, और लॉक इन पीरियड है 5 ईयर्स का। ये जो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट है ये तो है रिस्क फ्री, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत आप रिस्क भी उठाएं, तो उसके लिए मैं गोल्ड, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स को लेकर चल रहा हूँ। म्यूचुअल फंड से मेरा मतलब है कि आपका जो पैसा है वो इक्विटी मार्केट में लगने वाला है। और यहाँ पे जो गोल्ड, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड है इनमें ऑपोजिट रिलेशन पाया जाता है, जिसको हम हैजिंग के नाम से बुलाते हैं। हैजिंग से मेरा मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जब जब फाइनेंशियल मार्केट, इक्विटी मार्केट डाउन जाती है तो गोल्ड का प्राइस अप जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी को देखते हुए अपने पैसे को गोल्ड में शिफ्ट करते हैं, जिससे गोल्ड की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और वाइस वर्सा। तो अब अगर मैं इस पूरे पोर्टफोलियो को देखूं तो इस पोर्टफोलियो से हमें टोटल जो इनकम जनरेट हो रही है एक साल में वो 2.70 लाख हो रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 2.70 लाख है इस इनकम के अंदर मैंने गोल्ड, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड की इनकम को कंसीडर नहीं किया, क्योंकि ये कंप्लीटली मार्केट बेस्ड इनकम है। प्लस जो सेविंग्स के अंदर जो आपका पैसा पड़ा है 4 लाख, इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको मैंने 2.70% कंसीडर नहीं किया, मैंने इसको हाफ किया, मतलब 1.35%। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सेविंग अकाउंट से हर महीने अपने घर खर्च के पैसे निकालेंगे। मान लीजिए 4 लाख रुपीज हैं, आपके हर महीने 33,000 रुपये खर्चा है, तो 4 लाख में से 33,000 रुपये चले गए
तो पहली बार आपको 4 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा, अगली बार आपको 3,67,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा। फिर आपने अगली बार फिर 33,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए तो आपको फिर 3,44,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब आपको रिड्यूसिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए मैंने इस रेट ऑफ रिटर्न को हाफ कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी इनकम का लेवल फिर भी 2.70 लाख आ रहा है और मैंने इसमें इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कंसीडर भी नहीं किया है। तो इस पोर्टफोलियो से आप अपने पूरे साल के जो कि 4 लाख रुपए खर्चा है वो इजीली जनरेट कर पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और गोल्ड ईटीएफ और म्यूचुअल फंड की हेल्प से आप अपने जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें ग्रोथ भी बुक कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपना पोर्टफोलियो फ्रेम कीजिए जिससे कि आप इनकम भी जनरेट कर पाएं, स्टेबिलिटी ला पाएं, रिस्क भी कम उठाएं और अपने पैसे को डाइवर्सिफाई भी कर दें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि अभी मेरे पास बहुत कुछ है आप लोगों को बताने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।